आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। पल्लवी सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राकेश शेट्टी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विनय कुमार सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और शुरुआत पल्लवी जी आपसे करेंगे। प्रियंका गांधी को आप सुन रही थी, उन्होंने जिन लाइनों का जिक्र किया तो वो रामायण की लाइनों का, पंक्ति का उन्होंने जिक्र किया। रावण को रथ पर देखकर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण के मन में संदेह पैदा हुआ था और यह संदेह दरअसल प्रभु राम के प्रति अति प्रेम की वजह से हुआ कि रावण के पास रथ है और श्री रघुवीर बिना रथ के हैं। तो संदेह यह हुआ कि कैसे रावण को जीत पाएंगे प्रभु राम। यह संदेह विभीषण के मन में आया और तब उन्होंने कहा, रावणु रथी बिरथ रघुवीरा। और उसी पंक्ति का जिक्र आज प्रियंका गांधी ने किया है। यानी सत्ता में आप हैं, सब कुछ आपके पास है, पूरा सिस्टम आपके पास है, लेकिन इस सिस्टम के खिलाफ इंडिया गठबंधन लड़ा है। देखिए, पहली बात तो ये इंडिया गठबंधन नहीं है। या तो इंडिया पूरा बोला जाए, INDIA, या फिर इंडी अलायंस बोला जाए। गठबंधन की इंग्लिश होती है अलायंस। तो जैसे वो बोल रही थी, अभी मैंने सुना भी वहां पे कोई बोल रहा था। और दूसरी बात, उन्होंने खुद को वो अपने आप को बोल रहे होंगे रावण शायद, क्योंकि प्रभु श्री राम यहाँ पे राम राज स्थापित करने आए थे। और राम राज स्थापित करना, सनातन धर्म की स्थापना करना, महिलाओं के बारे में सोचना, युवाओं के बारे में सोचना, गरीबों के बारे में सोचना, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पिछले 5 से 6 दशक तक यहाँ पे कांग्रेस ने राज किया। और कांग्रेस ने कौन से ऐसे बहुत बड़े इन सब विषयों में काम किया? नहीं किया। उन्होंने नहीं सोचा, कभी महिलाओं के बारे में नहीं सोचा, युवाओं के बारे में नहीं सोचा, भ्रष्टाचार के बारे में नहीं सोचा। यदि उन्होंने ये सोचा होता तो हमारा भारत कहीं और होता। वो एक विकसित भारत बहुत पहले बन चुका होता। आजादी के बाद की बात कर रहे हैं, आजादी के बाद से कांग्रेस सत्ता में थी, तो इतने सालों तक आपने बहुत सारे विषय थे जिनको छुआ ही नहीं, अनटच ही रह गए। जैसे वन नेशन एंड वन इलेक्शन की भी बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों की सुविधाओं के लिए, भाई समय समय पे इलेक्शन होते हैं, उसमें भी लोगों को परेशानी होती है। UCC की बात करें कि भाई जब पूरा देश एक है तो एक ही कानून होना चाहिए। इस तरीके के विषयों पे कभी बात ही नहीं किया। तो रावण राज तो पहले चल रहा था। वो जो भी वो कहना चाह रही, वो किसके लिए कहना चाह रही, किसको सुनाना चाह रही, वो खुद ही कहती है और उनके समर्थक सुनते हैं। जनता के लिए वो जनता के विषय में बात करते हैं ही नहीं है। तो वो जो उन्होंने कहा, वो किसने सुना, वो प्रभु राम ही जाने। प्रभु राम को ही पता होगा कि वो क्या कहना चाह रही है। परंतु मुझे बहुत अच्छे से पता है और जनता को बहुत अच्छे से पता है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, जनता के विषय में बात कर रही है, जनता के हिसाब से कार्य कर रही है। अभी कुछ दिन पहले मैं डिबेट में थी, तो उसमें एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, भाई साहब ने बोला कि जो है ये जो भारतीय जनता पार्टी है 10 सालों से है, क्या काम कर रही है और सत्ता में आ गई है, हम लोगों ने बहुत काम किया। अरे भाई, आपने बहुत काम किया तो जनता ने आप पे विश्वास क्यों नहीं रखा? तो उन्होंने मुझे आंसर दिया कि जनता बहुत भोली है, उनको वादे देके लुभाए जा सकते हैं। तो उनको मैं बताना चाहूंगी, पहले की जनता भोली थी, जिससे डायरेक्ट आप संवाद नहीं कर सकते थे, उनको लुभा सकते थे। पर जैसे ही आज का जो हमारा भारत है, 35 साल से कम का उम्र के लोग ज्यादा है, ये एक युवा देश है। और युवा देश जो है वो हर चीज को समझता है, दूसरी तरीके से रिएक्ट कर रहा है और उसको पता है कि विकसित भारत बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है। उनको पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भारत को विकसित भारत बनाने के लिए अग्रसर है। उन्होंने उस तरीके से बीड़ा उठा रखा है कि भारत को उस लेवल तक ले जाएंगे जहां पे बाकी अन्य देश, जिनको अभी तक बोला जाता था कि वो विकसित डेवलप्ड कंट्रीज है और वो इस वर्ल्ड को चलाते हैं, उस लेवल तक वो पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। और कहीं ना कहीं वो उस लेवल तक, कई जगह पे वो लीड करते हैं भारत को। तो ये सारी बातें बेबुनियाद है, वो अपने समर्थकों को सुनाने के लिए कह रही है। ठीक है राकेश जी, राम रावण की चर्चा की गई है, आज रामनवमी है, आपकी नेता है प्रियंका गांधी और उन्होंने
किस तरीके से, किस रूप में उन्होंने उद्धृत किया उन पंक्तियों को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी का उस पर क्या जवाब रहा वो भी आपने सुना। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने सुना होगा, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि दरअसल जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको जनता तक डिलीवर करने की उनकी जिम्मेदारी है। किस तरीके से उन्होंने 4 करोड़ घरों का जिक्र किया, उसके बाद 3 करोड़ नए घरों डिलीवर किए जाएंगे लोगों को। राशन जो है वो लगातार अभी तक जो मूलभूत सुविधा होती है वो पहुंच रही है लोगों तक, 80 करोड़ लोगों तक। आप जिस तरीके से इस पहले चरण के चुनाव का अगर हम जिक्र करें, 120 सीटों में 15 सीटें 2019 के लोकसभा सीटों चुनाव में लेकर के आए थे, इतनी सीटें बरकरार रहेंगी आपकी, उम्मीद है आपको? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभेच्छा। और जहां तक आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कभी भाषण में कहते कि उन्होंने 2 करोड़ लोगों को मुफ्त घर दे दिया, और उसका एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट उन्होंने न्यूज़पेपर में डाला। उस महिला का नाम है रति देवी। एक पत्रकार उनके पास चली गई, उनके पूरे परिवार का फोटो, मोदी जी का फोटो, और ये दिखाया गया कि उनको मुफ्त घर मिला है। तो पत्रकार उनके पास पहुंच जाती है, तो और उनको पूछा जाता है कि क्या आपको मुफ्त घर मिला है? तो कहती है नहीं। ये किसका घर है? तो बोले ये भाड़े का है। फिर ये फोटो कहाँ पे लिया गया? बोला जहाँ पे हम काम करते थे, मजदूरी करते थे, वहां पे ये फोटो खींचा गया। मतलब अगर आपने सही में इस देश में 2 करोड़ घर दिया होता, तो मुझे लगता है कि आपके पास ऐसा कुछ टेस्टिमोनी तो सही होते जिसका आप फोटो छापते। हेलो जी राकेश जी बोलिए आप। अच्छा, आवाज आ रहा है आपको? हाँ हाँ बोलिए। नहीं तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि पिछले 10 साल भाजपा की जो हमारी प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अरे भाई, इस देश में कंप्यूटर हो, लिबरलाइजेशन हो, इकोनॉमी जो बढ़ा, जब हम देश आजाद हुआ, एक सुई नहीं बनती थी, आज सुई से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ बन रहा है। और ये देश को अगर आप देखते, अक्षय कुमार की फिल्म आई थी 2008 में, तब तो मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। तब अक्षय कुमार ने गिनाया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स और डॉक्टर्स कहीं पे है तो हमारी देश में। तो मेरी जो बहन है भारतीय जनता पार्टी के, इनको कुछ पढ़ के आना चाहिए। सिर्फ मोदी जी कहते हैं कि कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, इसका मतलब आप ये मत करिए, क्योंकि आज हम जूम लिंक या स्काइप से बात कर रहे हैं। ये कंप्यूटर भी राजीव गांधी जी ने लाने का काम किया था इस देश में। और जो आज शेयर मार्केट आप देखते रहे इतने उछाल पे चल रहा है, इसका भी योगदान आप नरसिम्हा राव जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को दीजिए। और आज जीडीपी देखिए ना, जब ये 10 साल आप नरेंद्र मोदी जी का जब हम देखते हैं, ये 10 साल में ऐसा देश में क्या हुआ, आपको ये समझना पड़ेगा कि इस देश का जीडीपी ग्रोथ क्या था, 5.7%, और मनमोहन सिंह जी के 10 साल में 7.7% था। आज 2 मिनट दे दीजिए सर। ठीक, नहीं लेकिन इसके साथ सवाल राकेश जी, बड़ा सवाल ये है, ठीक है आप ही को बोलना है कि इन सारे मुद्दों को जो आप रख रहे हैं, योगेश जी, हाँ। अगर आप मुझे 2 मिनट बात करने का मौका देंगे तो अच्छा नहीं, पूरा आपको टाइम, मैं आपसे सवाल आपसे ही है, मैं वही पूछ रहा हूँ। मैं मूल मुद्दे पे आ रहा हूँ। मैं मूल मुद्दे पे आ रहा हूँ। अगर आपको ये आंकड़ा सुनना अच्छा नहीं लगता तो मैं क्या करूं? अभी डीजल का भाव देखिए, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मनमोहन सिंह जी के समय में 55 रुपया था, आज आपने 90 पे लेके गए। एलपीजी 450 का सिलेंडर 1100 पे लेके गए। मैं जानता हूँ नरेंद्र मोदी जी ईमानदार है, मैं ये मानना चाहता हूँ, मगर इलेक्ट्रल बॉन्ड में क्या हुआ सर? वो 2,500 करोड़ रुपया करीबन 41 कंपनियों ने दिया। ये कंपनियां वही है जिनके ऊपर इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन चल रहे थे। मैं मानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ईमानदार है, मगर आज जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, जैसे अजित पवार हो, अशोक चौहान हो, हसन मुशर्रफ हो, प्रफुल्ल पटेल हो, हेमंत बिश्व शर्मा हो, जो जिनके ऊपर खुद भारतीय जनता पार्टी आरोपी बोल रहे थे, ये आज सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और ये करप्ट लोगों का सरदार नरेंद्र मोदी जी बन के बैठे हैं। तो कैसे लोग इनके ऊपर विश्वास करें, ये आज प्रश्न है। ठीक, सवाल ये है कि 15 सीटें आप बरकरार रख पाएंगे, आपको उम्मीदें हैं 110 सीटों में? देखिए प्रश्न ये है कि आज नरेंद्र मोदी जी कह रहे कि उनको 400 पार का वो नंबर वो लेके आए हैं,
मगर ये बात हमें समझनी चाहिए कि आज गुजरात में 26 का 26 सीट हो, राजस्थान में 24 का 24 सीट हो, दिल्ली का 7 सीट, सभी जगह तो 100%, और कुछ राज्यों में, यूपी में आप देखो 95% भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है। अब उसमें इनका 303 का फिगर है। आज आप बताइए ना 400 का फिगर कहां से लेके आए? ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप आज परिस्थिति देखते हैं तो 175 क्रॉस करना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। चलिए पल्लवी जी से हम समझेंगे। बहरहाल विनय जी आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो चला है। ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ा है। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। विनय कुमार जी, उत्तर प्रदेश का अगर हम जिक्र करें तो भव्य राम मंदिर का निर्माण, और आप लोग यानी इंडिया गठबंधन के सभी नेता अक्सर इस बात का आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि राम मंदिर के, राम के नाम पर वोट लेने का भारतीय जनता पार्टी काम करती है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जब भव्य राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ और बड़ा प्रोग्राम कराया गया, और आज सूर्याभिषेक हुआ। सूर्य का तिलक आज रामनवमी के अवसर पर हुआ। वो यादें एक बार फिर से जनता के मन में ताजा हो गई हैं, और अब से 2 दिन बाद, आज चुनाव प्रचार थम जाएगा जब हमारी चर्चा खत्म होगी, उसके बाद 2 दिन बाद मतदान है। कितना बड़ा असर पड़ने जा रहा है? योगेश जी, सबसे पहले तो आज रामनवमी के दिन आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई जी। दूसरी चीज आपने कहा कि सबके जहन में फिर राम मंदिर का याद ताजा और राम जी था, ऐसा नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम सदैव सबके दिलों में विराजमान थे, हमेशा सबके यादों में थे। वह कभी किसी भी व्यक्ति से, हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति से दूर गए ही नहीं थे। ये कहना निराधार है कि अभी अभी फिर ताजा हुआ, ऐसा कुछ नहीं। पर दूसरी चीज, बात यहाँ राम मंदिर और इन सब चीजों की नहीं है। बात यहाँ ये आती है कि आज चुनाव चल रहा है लोकसभा का, न खाता न वही, जो मोदी जी कह दे वही सही, न आमदनी न व्यवस्था, कहते हैं 5वीं अर्थव्यवस्था। बात यहाँ जब 5वीं अर्थव्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के लोग ढोल लेकर के बड़ी तेज तेज पीट रहे होते हैं, हम मान लेते हैं कि चलिए कि 5वीं अर्थव्यवस्था है। बहुत से ऐसे लेखक हैं, बहुत से ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने लिखा भी है कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, हम 5वीं अर्थव्यवस्था। सबकी अपनी अलग अलग राय है, तो मैं मान लेता हूं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बताती है कि हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। आज 5वीं अर्थव्यवस्था तो है, हमारे देश के प्रति व्यक्ति आय कितनी है, हमारी किसानों की स्थिति कितनी है। 5वीं अर्थव्यवस्था, क्या जाने किसान 5वीं अर्थव्यवस्था कैसी। जब तक हमें हमारी आय दुगनी नहीं होगी, हम 5वीं अर्थव्यवस्था का मतलब क्या समझ पाएंगे। जो भीड़ आप रेडियो में देखते हैं, क्या वो जानते हैं कि 5वीं अर्थव्यवस्था क्या है, उनकी स्थिति कितनी सुधरी है, शिक्षा का स्तर कितना सुधरा है, युवाओं का स्तर कितना सुधरा है, रोजगार कितना सृजन हुआ है, महंगाई कहां पर खड़ी है। तब तो हमें 5वीं अर्थव्यवस्था का स्वाद अच्छी तरह से पता चलता। आज स्थिति यह है कि हम कई ऐसे देशों से पीछे हैं जो जीडीपी में हमसे, जो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आज जो जीडीपी हमने जो हमें जो पता है कि 27 शायद ट्रिलियन डॉलर के करीब उसकी है, 27 पॉइंट कुछ करीब अमेरिका की है, 7.7 कुछ चाइना की है, 4.3 वो जर्मनी की है, ऐसे ही जापान की 4.1 के करीब भारत की है। हम मान लिया 5वीं हम अर्थव्यवस्था हम भी मान लिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी 3री अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं, ये भी। लेकिन आज जो सर्वे बताता है कि इन और देशों में जो हमसे नीचे हैं, जिनकी प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश की भी हमसे अधिक है, वहां पर लोगों की नौकरी की स्थिति क्या है। अगर हम 100 लोग नौकरी मांगने जाते हैं तो बांग्लादेश में 60 लोगों को नौकरी मिलती है।
भारत की स्थिति क्या है? अगर 100 लोग नौकरी मांगने जाते हैं तो 45 लोगों को नौकरी मिलती है। ये स्थिति आज हमारे देश की है। जर्मनी में 70 लोगों को नौकरी मिलती है। तो ये स्थिति है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर बात ही नहीं करते। बात करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मछली की बात कर देंगे, मांस की बात कर देंगे, हंसी ठिठोली कर देंगे, लेकिन देश की हालत क्या है? महंगाई पे बात नहीं करेंगे। कहें कि हमने महंगाई पे लगाम रखा। भी इनके जो संकल्प पत्र है और तो कुछ बातें नहीं की। इन्होंने कहा कि हम महंगाई पे लगाम रखे। कौन सी महंगाई? 6% खाद्यान्न वस्तुओं की वृद्धि हुई है, 6%। आज अरहर का दाल कहाँ पे है? आज संदीप चौधरी जी भी बैठे हैं, अरहर दाल वो ये भी खाते होंगे। इनको पता है कि 1 महीने पहले कितने रुपए खरीदते थे। आज की स्थिति क्या है? सब्जियों का भाव क्या है? इन पर कौन बात करेगा? हम अर्थव्यवस्था कैसे समझेंगे? हम भारत देश के लोग इस अर्थव्यवस्था का स्वाद कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे कि हमारा देश तरक्की कर रहा है? आज हम वही के वही हैं। हम वही के वही हैं। आप नगाड़ा पीट रहे हो। देश में रोजगार है ही नहीं है। देश में लोगों की हालत खराब है। किसानों की स्थिति आज बदहाल हुई पड़ी है। उनके खाद से 10 किलो खाद की चोरी सरकार को करनी पड़ रही है। यह हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था है। इस तरह का भारत हम सपना देखा था। अभी पल्लवी जी कह रही थी कि एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने इनसे कहा कि आपने क्या किया, तो हमने पूछा अरे बाप, आपको अगर लखनऊ से जुड़ी होंगी उत्तर प्रदेश से, तो आकर के उत्तर प्रदेश में देखिए समाजवादी पार्टी ने क्या किया है। समाजवादी पार्टी ने विकास की गंगा बहाई है। और आपने कहा है ना कि हम आखिर इतना करने के बाद भी जनता ने आपको क्यों नहीं चुना है। मैं बताता हूं क्यों नहीं चुना। हिंदुस्तान की जनता बहुत ही मार्मिक और बहुत ही धार्मिक है। आपने इनको कहीं ना कहीं धर्म के बहाने कहीं ना कहीं इन्हें बेवकूफ बनाने का काम किया। इनकी जो हिंदुस्तान की तरक्की थी उससे जनता को दूर रखने का काम किया है। ठीक है, लेकिन विनय जी सवाल ये है, देखिए पश्चिमी 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में पहले चरण में चुनाव है। इनमें आपके लिए भी बड़ी परीक्षा है क्योंकि जयंत चौधरी अब आपके साथ है नहीं और ये कहा जा रहा है कि ठीक है। और दूसरी बात ये कि चुनौती ये कि बहन जी भी अकेले चुनाव लड़ रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपना प्रभाव डालेंगी। अब इंडिया गठबंधन का वो नुकसान करेंगी या इंडिया का नुकसान करेंगी, ये तो जब रिजल्ट आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन हाँ, लेकिन बड़ी चुनौती ये आपने जितने मुद्दे गिनाए हैं, ये मुद्दे अपनी जगह सभी ठीक है, लेकिन जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे बड़े प्रभावी होते हैं। इस बात को भी आप नकार नहीं सकते हैं। मोदी जी के अपने भाषणों को सुना होगा और इससे पहले भी भाषण देते थे, यूं करके देते थे। आजकल के जो भाषण दे रहे हैं वो भी आपने उनके सुना, उनके भाषणों का भाव भी देखा होगा। वो जोशो खरोश नहीं रहा। अभी तक चलता था 400 पार, फिर चला मोदी का परिवार, फिर चला पता नहीं क्या क्या नारे आए, सब फेल हो गए। गारंटी तो चल रही, गारंटी आपने नाम ही नहीं लिया जो इस समय ट्रेंड कर रहा है। अब मैं वही बता रहा हूँ, अब ट्रेंड कर रहा है गारंटी। लेकिन दिक्कत यह है मोदी की गारंटी कौन लेगा? चलिए ठीक, झूठ के पाठशाला की डायरेक्टर की गारंटी कौन लेगा? ठीक है, ये पल्लवी जी बताएंगे। ठीक है, ये पल्लवी जी बताएंगी। संदीप चौधरी जी, आप फिलहाल क्या कुछ समझ पा रहे हैं? क्योंकि अगर पहले चरण का हम ये जो मतदान होने जा रहा है 102 सीटों पर, इसमें देखें तो 102 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 सीटों पर जीत मिली थी, कांग्रेस को 15 सीटों पर और इसके बाद बाकी अन्य राजनीतिक दलों को सीटें मिली थी। तमिलनाडु में उधर डीएमके का अगर हम जिक्र करें तो डीएमके को 24 सीटें मिली थी। इन 102 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्या 40 के ऊपर जाती आपको नजर आ रही है और या फिर इंडिया गठबंधन अपनी सीटों पर इजाफा करता नजर आ रहा है? देखिए योगेश जी, जिस तरीके से 102 सीटों के लिए पहले फेज में जो वोटिंग होनी है, तो अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि किसकी कितनी सीटें आएंगी। इसके लिए तो 4 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से सभी प्रवक्ता अपनी अपनी बात कह रहे हैं, उसके लिए जरूरी होता है कि जो जातीय समीकरण की आपने बात की, जातीय समीकरण में मानता हूं सबसे ऊपर रहता है हिंदुस्तान की राजनीति में। क्योंकि आज तक भी हम कितनी भी तरक्की की बात कर ले, विकसित भारत की बात कर ले, डेवलपमेंट की बात कर ले, इकोनॉमी की बात कर ले,
सब आज तक भी हम लोग जातियों से बाहर नहीं निकले। कोई भी पार्टी हो, जब वो टिकट देने के लिए जाती है, सबसे पहले ये देखा जाता है इस लोकसभा में या इस विधानसभा में किस जाति के कितने वोटर्स हैं, उसी आधार पर टिकट दिए जाते हैं। तो जातीय आधार पर जिस तरीके से गठबंधन हुए हैं, उन गठबंधनों के हिसाब से सीटें निकलेगी। जैसे अगर मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी का और आरएलडी का जो गठबंधन है बहुत मजबूत स्थिति में है। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही कुछ सीटें ऐसी भी आती हैं, जैसे सहारनपुर की सीट है जिसपे बसपा और सपा के गठबंधन में यह सीट पहले बसपा ने जीती थी और इस बार गठबंधन कांग्रेस और सपा का हो चुका है। तो सहारनपुर से देखिए किस तरीके के परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। ऐसी कई सीटें हैं जिन पर गठबंधन की मैटर करेगी। तो योगेश जी, अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है जिस तरीके से राजनीतिक दल कहते हैं कि अगर किसी दल ने कह दिया कि 400 पार तो 400 पार हो जाएगा। अगर 400 पार करने का मादा होता या किसी एक फेस में इतना दम होता योगेश जी, तो उसे किसी गठबंधन की जरूरत नहीं थी। अगर लोकप्रियता इतनी ज्यादा होती कि वो पूरे चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी को गठबंधन करने की जरूरत होती। तो चाहे वो आप इंडिया गठबंधन की बात कीजिए, चाहे एनडीए गठबंधन की बात कीजिए, सभी मिलजुल करके चुनाव लड़ रहे हैं और इतनी हिम्मत किसी में नहीं है, इतना कॉन्फिडेंट कोई भी एक दल नहीं है जो अपने दम पर चुनाव लड़ सकता है और अपने दम पर सीटें निकाल सकता है। आप इस बात को मानते हैं कि इन 102 सीटों पर जिन पर मतदान 19 अप्रैल को होने जा रहा है, ये एक लीग तैयार कर देगा? लीग मतलब एक रास्ता तैयार कर देगा और आगे आने वाले चरणों के सभी चुनाव उसी रास्ते पर संपन्न होते नजर आएंगे? देखिए योगेश जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 बार से सरकार बनाई है, चाहे 2014 की बात कीजिए, चाहे 2019 की बात कीजिए, वोटों के ध्रुवीकरण के हिसाब से सरकारें बनी है। जो वोट बीजेपी को नहीं मिला वो भी एक बड़ा वोट परसेंटेज होता है। और जो इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, उनका जो मोटिव है, जो मोटो है, जो मकसद है, वो ये है कि उस बिखरे हुए वोट बैंक को हम एक प्लेटफॉर्म पर ला सके। अगर इंडिया गठबंधन बिखरे हुए वोट को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ गया, तो आप मानिए कि फिर एनडीए के लिए मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल। पल्लवी जी, ये बड़े सवाल देखिए यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। मैक्सिमम सीटें तो आपके खाते में 2019 के लोकसभा चुनाव में ही आ गई थी, 40 सीटें जिक्र की जा रही हैं। और उसके बाद अगर सबसे सीटें ज्यादा मिली तो तमिलनाडु में डीएमके को 24 सीटें मिली हैं। अब यही चीज राकेश जी जानना चाह रहे हैं कि मोस्टली तो आप 95% सीटें सभी जगह से लेकर के आ गए थे, इंक्रीज कहां करेंगे? 400 पार का लगातार नारा दिया जा रहा है। पश्चिम, अगर यूपी में भी 8 सीटों में 3 सीटें आपके पास 2019 में गई थी, लेकिन इस बार वहां भी किस तरीके से नाराजगी बताई जा रही है? राजपूतों की नाराजगी अलग बताई जा रही है, किसानों की नाराजगी अलग बताई जा रही है, समाज की नाराजगी अलग है। बिल्कुल। पल्लवी जी, सॉरी, क्या बोला आपने? हाँ, आप अपनी बात रखिए। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ, देखिए नाराजगी अपनी जगह है और देश अपनी जगह, और कोई भी इस तरीके से नाराज नहीं है कि देश को आगे रख के ना चले। कोई भी संगठन हो, कोई भी हो। और ध्रुवीकरण या जैसे तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी से अच्छी कोई कर ही नहीं सकता। जातियों की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, इन्होंने हमेशा यही बात की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म की बात करती है। उन्होंने कभी अलग नहीं रखा, कोई भी योजनाएं भी अपनी रखी, सबके लिए रखी। और आपने हमेशा सुना होगा, आप डिबेट्स में सुना होगा, आपने इनकी रैलियों में सुना होगा, ये हमेशा अलग अलग करके बात करते हैं, जातियों में विभाजित करते हैं लोगों को, धर्म में विभाजित करते हैं, और देश की अखंडता से भी इनको अखंड भारत देखना ही नहीं चाहते हैं। जो कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन जी हैं, उन्होंने राजस्थान में जब अपनी रैली कर रहे थे, उन्होंने बोला कि 370, उसको 71 बोला था उन्होंने, उससे राजस्थान के लोगों को क्या मतलब। तो ये इस तरीके की बातें, उनके हिसाब से सारे राज्य अलग हैं, हम पूरे भारत की बात करते हैं, भारत के लोगों की बात करते हैं। पर कैपिटा की बात कर रहे थे तो 2014-15 में जो था 72,805 था पर पर्सन, कैपिटा पर पर्सन जो इनकम होती है उसकी मैं बात कर रही हूँ, पर कैपिटा इनकम। और इस समय 2022-23 में वो 98,374 था। प्लीज जाके आप अपना डेटा चेक कीजिए। और रही बात काम करने की, भारतीय जनता पार्टी दिन रात काम करने में विश्वास रखती है। हमारे प्रधानमंत्री जी एक छुट्टी तक नहीं लेते, हर दिन काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं और जनता के विषय में सोचते रहते हैं। और रही बात धरातल, पहली बात भारतीय जनता पार्टी धरातल पे उतर के काम करती है। और जहां भी आप कह रहे हैं सीटों की बात,
देखिए 40 सीटें पिछली बार आई थी, ये 102 सीटों में जो इसमें 21 राज्य है जो कवर हो जाएंगे। उसमें देखिए जहां भी यदि हमसे कुछ कमी या त्रुटियां रह गई होगी, एक एक आदमी से जाके मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेके पन्ना प्रमुख, बड़ा बड़ा पदाधिकारी, और जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कमी रह गई थी। गांव का इंसान हो, शहर का इंसान हो, जिस तरीके का इंसान हो, सबसे जाके फीडबैक लेते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं। तो मैं 101% श्योर हूँ और भारतीय जनता पार्टी भी 101% श्योर है कि हमारी सीटें पिछली बार से बढ़ के आएंगी। हम एक अच्छे लेवल पे आ रहे हैं। ये आंकड़े कहाँ से क्या है आंकड़े, मतलब कि मैं समझ नहीं आया, मैं खुद नहीं समझ पाया। राकेश जी अगर समझ पाए हो तो राकेश जी आप नहीं, मैं देखिए वो जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो मैडम बता रही है गलत बता रही है। मैं आपको एक डेटा देता हूँ, वर्ल्ड जीडीपी बता रही हूँ मैं आपको गवर्नमेंट की साइट से, नो pib.gov.in की साइट से मैं चेक करके आपको बता रही हूँ। 35.12% इंक्रीज हुई है। It was earlier 72,805 in 2014 and 15. Now it has been increased. Please go and check. I'm giving you website also. It is 98,374 in 2000. कोई बात नहीं, हमारी भाजपा की प्रवक्ता है, उनके पास डेटा गलत है, ये कोई बात नहीं, आप चेक कर लेना चौक के बाद। गलत की बात नहीं कर रही हूँ मैं, गवर्नमेंट की साइट से मैं किसी ऐसे गूगल पे नहीं सर्च करके बता रही हूँ। आप प्लीज चेक कीजिए पर कैपिटा इनकम। इट इज अ वेबसाइट ऑफ pib.gov.in. It's Indian government website. So I'm not giving you any wrong data. Please go and check. ठीक है, मैं आपको एक दो डेटा और बताता हूँ। आप वर्ल्ड जीडीपी पर कैपिटा इनकम आउट ऑफ 195 कंट्रीज में अपना देश आज के डेट पे 143 नंबर पे है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 125 देशों में 111वां नंबर पे है। और आज अगर अपना देश इतना आगे बढ़ चुका है तो प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं कि 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है अगले 5 साल तक? कोविड की वजह से बहुत सारे जो गरीब थे वो बहुत गरीब हो गए थे। पॉवर्टी लाइन के ऊपर इस समय 22% लोग ऊपर उठ के आए हैं। उसको बराबर लाने के लिए कि जो उनके पास कमियां हुई, नहीं मैं आपको आंसर दे रही हूँ, प्लीज इसका आंसर सुनिए कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों नहीं उन लोगों को देना अनाज बहुत जरूरी था। कोविड की वजह से वो इतने गरीब हो गए थे, उनके पास खाने को अन्न नहीं था। उनको 2 साल का जो गैप था, उस गैप को कवर करने के लिए, उस लेवल पे वापस आने के लिए उनको वो अनाज दिया जा रहा है। साथ के साथ उनको रोजगार भी दिया जा रहा है। आप किसी भी प्रदेश की बात करें, पूरे देश में विकास हो रहा है हर जगह। आप देखिए सारी चीजों का निर्माण हो रहा है, एयरपोर्ट से लेके एक्सप्रेस वे से लेके हर जगह पे निर्माण हो रहा है। नई कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आपने G20 शायद देखा नहीं होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा इन सब चीजों पे कि जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वो आपको नहीं दिख रहे होंगे। आपने आके मुंह से रखी हुई है। सारी बड़ी कंपनियां 15 साल कर रही हैं, अपोजिशन में मेहनत कर चुका है, मगर आज आपके पास छोटी कैंडिडेट नहीं है, क्यों बाहर से कैंडिडेट को निर्णय पड़ रहा है? 10 सालों में आपके पास क्या कैंडिडेट नहीं है। आज महाराष्ट्र में आपको एनसीपी से कितना बढ़ रहा है। अब आपने बनारस पड़ रहा है, ये मैं आपको यहाँ के 2 शहरों का नाम लेती हूँ। कैंडिडेट नहीं, नॉर्मली आसपास लोग घूमने चले गए तो चले गए ना, उनके किसी घाट का निर्माण हुआ। मैं मंदिर की बात ही नहीं कर रही हूँ, ना वहाँ पे सड़कें थी, ना वहाँ पे ढंग की सड़कें तक नहीं थी, वहाँ पे खुली नालियां बचाती थी, घाटों का निर्माण नहीं हुआ, सारी टूटी फूटी पड़ी थी। मैं खुद अयोध्या के बगल में रहती थी, और अब जाके देखिए अयोध्या और बनारस को उन्होंने ऐसा बना दिया है, इससे जो उत्तर प्रदेश का पर्यटन 18% बढ़ गया है, और इस समय देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश सेकेंड लेवल पे आ चुका है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आपने अपनी आंखें मूंद रखी है। आपने दशकों में जो विकास नहीं किया होगा, 10 साल में मोदी जी ने वो विकास करके दिखाया है। आप भी जाके देखिए पहले, आपने एक एम्स दिया था 2004, 2 आईएम्स की बात कर रही हूँ, सॉरी, आपके राज्य में 2004 से पहले से 3 आईएम बना था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के आने के बाद 7 आईएम का उन्होंने अप्रूवल दिया था। आप जाके पहले प्लीज डेटा चेक कीजिए।
एक एक गांव और रही लेने बात वाले पेट्रोल थे। की, आप पेट्रोल की और डीजल की बात करते हो, 36 रुपए से 74 रुपए तक पेट्रोल भी आप लोगों की सरकार में ही पहुंचा है। महंगाई उस समय किस तरीके की सबको पता है। तो लेके जाइए वही और बात वो है कि स्मार्ट सिटी दिखाइए। तो आप इकट्ठा करने बैठे प्रधानमंत्री हो, जी ने आप सब वादा किया एक अकेले अकेले होके आप के बाद भारतीय जनता पार्टी कोई का काम मुकाबला नहीं। तक नहीं कर सकते हो, इसलिए सारे लोग एक साथ आ रहे का हो कि मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को हरा दे। आज पर आपको मैं बताना चाहूंगी ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि भारत देश जो है, पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उनको भी दिख रहा है विकास कार्य किस तरीके से। पहला हमारा प्रधानमंत्री जो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है, आप लोगों ने अपने देश के बारे में हमारे जो आर्मी को सोचा, तभी आपने सोचा कि इस देश में पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो हमें इंडिया में भी इन सब चीजों ठीक है पल्लवी जी देखिए जरा विनय कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ विनय जी। पल्लवी जी को एक चीज बता दें। हाँ। पिछले दशक में नॉमिनल जीडीपी 10.9% रही है, लेकिन जिसे जैसे ही महंगाई या मुद्रास्फीति की दर से इसे एडजस्ट किया जाता है तो वास्तविक जीडीपी 5.6 के करीब पहुंच जाती है। जीडीपी की लड़ाई नहीं है, बात यह है कि व्यक्ति को आमदनी क्या है, व्यक्ति के पास क्या है। आज स्थिति यह है कि देश में 20,000 रुपए की नौकरी भी लोगों को मुश्किल हो चुकी है। यह उत्तर प्रदेश की सरकार या उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आउटसोर्सिंग के नाम पर 12,000 रुपया एक सेकंड सुनिए, 12,000 रुपए की नौकरी पे लोगों को संतोष करना पड़ रहा। आपने कहा कि अकेले नहीं लड़ पा रहे, तो आप कौन सा अली बाबा पूरे टीम है, 40 लोग हैं अली बाबा के साथ में, अब पूरे 40 लोगों के साथ आप लड़ रही हैं, कौन सा अकेले आप लड़ रही हैं? इतने वो इस स्थिति में है कि उसे अली बाबा की पूरी टीम बना करके लड़ना पड़ रहा है, और आप कहती है कि अकेले लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर ताकत ही नहीं है, वो बूता ही नहीं है कि हिंदुस्तान के लोगों का अकेले सामना कर सके। बिना अली बाबा के जो 40 चोर हैं, जैसे अजीत पवार हुए, जैसे शारदा चिट फंड घोटाले के आरोपी हुए, आपके असम के मुख्यमंत्री हुए, बहुत से ऐसे नाम हैं जिनका नाम लेने लगे तो जिनको जो अली बाबा के पूरे टीम में है, और कहती है अकेले लड़ रहे हैं। अब बता रही है जीडीपी, बता रही है आप कौन सी जीडीपी? आज किसके पास नौकरी है, किसके पास रोजगार है, महंगाई क्या है, आप बता रही है जीडीपी बता रही है आप। आज हम बांग्लादेश से भी नीचे स्तर पर है, आप हमको बता रही हैं कि हम तीसरी शक्ति, चौथी शक्ति, पांचवी शक्ति हो चुके हैं। इसको शक्ति कहते हैं। हिंदुस्तान के लोगों की स्थिति खराब है, उनके थाली का रोटी भी आज महंगा हो चुका है। आटे पर जीएसटी लगानी पड़ रही है, बच्चों के दूध पर जीएसटी लगानी पड़ रही है, और बताती है कि हमारा देश बहुत आगे निकल चुका है। कहां पर आगे निकल चुका है? 700 किसान जहां पर शहीद हो जाते हैं, जिनका नाम नहीं लेते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बताते हैं कि किसानों की स्थिति बेहतर है। आपने कहा था किसानों की आय दुगनी होगी, आपने कहा था किसानों की बिजली मुफ्त दी जाएगी, कहां पे दी गई? कौन से किसानों को बिजली मुफ्त? झूठ के पाठशाला है। यही डर है माननीय प्रधानमंत्री को कि हमारे झूठ के पाठशाला में अगर ताला लग गया तो भारतीय जनता पार्टी। चलिए एक छोटा सा कमेंट पल्लवी जी से, उसके बाद आते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं इसीलिए शांति से सुन रही थी। किसानों की स्थिति की बात कर रहे हैं, कितने किसानों ने आत्महत्या की थी, आप लोगों ने टाइमली गन्ने का पेमेंट तक नहीं किया था। उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, यहाँ पे उस समय ये बुरी दशा थी। इसके बाद से जब से योगी जी आए थे, उसके बाद से टाइमली पेमेंट होना शुरू हुआ था, कि उस समय जो है इतनी कालाबाजारी की यूरिया की 3,000 रुपए। मैंने सर आपके बीच में मैंने नहीं बोला था, मैं आपकी बात ध्यान से सुन रही थी। अब आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपके बीच में मैं नहीं बोल रही थी, आपके बीच में मैंने एक शब्द नहीं बोला, आपके बीच में मैंने एक शब्द नहीं बोला, आप मत बोलिए। किसानों का पहले गन्ना समझिए क्या होता है, गन्ने से क्या क्या बनता है। गन्ना मुझे मत बताइए, किसान परिवार से आती हूँ, मुझे गन्ना मत बताइए। पहले इन सब चीजों को पहले आप मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, आपके बीच में नहीं बोल रही थी, आपके बीच में नहीं बोल रही थी, तो डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन। योगेश जी आप चुप कराइए। सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए विनय जी, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए विनय जी जवाब ले लीजिए। जवाब इतनी बुरी दशा थी, कितने किसानों ने उस समय आत्महत्या की थी।
मैं 2017 से पहले की बात कर रही हूँ। यहाँ पे टाइम से भुगतान नहीं होता था। कितनी मिलें बंद हो गई थी योगी जी के आने के बाद। इतनी मिलें उन्होंने 20 मिलें उन्होंने वापस से शुरू कराई है। 5 नई मिलें बनवाई थी। इतनी बुरी कालाबाजारी की यूरिया की 3000 रुपए का 50 किलो जो है बेचा जाता था, जो कि सब्सिडी के साथ अब 300 रुपए में बिक रहा है। बोलते रहिए, आप हमें सुनाई नहीं दे रहा, क्या फायदा है बताइए। इस तरीके से डिबेट में चलिए ठीक है दोनों लोग रुकिए। I'm not comfortable because I do not interrupt in between, so please don't interrupt in between. गोरखपुर के प्रत्याशी हैं जिन्होंने चलिए विनय जी रुकिए। विनय जी ठहरिए। विनय जी जरा ठहरिए। विनय जी ठहरिए। संदीप जी को बताने दीजिए कहाँ करप्शन है। संदीप जी को समझने दीजिए। संदीप जी देख रहे हैं। ठीक है पल्लवी जी रुकिए। ठीक कर्फ्यू के समय जो है, कर्फ्यू के समय आपके लोग ओपनली घूमते थे, खुली जीपों में जाते थे। एक आदमी ठीक है। इन्हीं मुद्दों पर मतदान होगा क्या पहले चरण का? इन्हीं मुद्दों पर पहले चरण का मतदान होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार की बात नहीं करिए। बाहर निकलने में डर लगता था, आप किस सरकार की बात कर रहे हैं? ये देश की ठीक है, अब रुकिए विनय जी रुकिए। विनय जी दोनों लोगों की आवाज डाउन करिए। संदीप जी को इसमें बुलाइए। संदीप जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, पर कैपिटा इनकम की बात की जा रही है। 98374 का आंकड़ा दिया पल्लवी जी ने। इसके बाद अगर कांग्रेस की तरफ से कहा जाए तो वो कह रही है कि पर व्यक्ति पर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, 1,09,000 से ज्यादा होता चला जा रहा है। क्या इन्हीं मुद्दों पर मतदान होगा, या फिर जो ये मुद्दे अभी कर रहे थे पल्लवी जी या विनय जी कि भाई किसानों की आय क्या है, किसानों को गन्ना का भुगतान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनके क्षेत्र में सड़कें बन रही कि नहीं बन रही, उनकी समस्याएं सुनने सांसद उनके घर पहुंच रहा था कि नहीं पहुंच रहा उनके क्षेत्र में? बिल्कुल पहुंच रहा है, हर इंसान के पास पहुंच रहा है, जिसके पास जा रहा है, हर कोई ठीक है पल्लवी जी संदीप जी से सवाल है। आप रुकिए विनय जी, आप भी रुके भाई। विनय जी आप भी रुके। संदीप जी सब में बोलेंगे। संदीप जी योगेश जी, सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि जैसे पल्लवी जी और विनय जी हैं, ऐसे प्रवक्ताओं की जरूरत आज की तारीख में सभी पार्टी को है। ऐसे फाइटर चाहिए जो हेल्दी डिस्कशन कर सके। और हम बात करते हैं कि किस तरीके की चीजें रहेंगी या देश किस दिशा में बढ़ रहा है। तो देखिए योगेश जी, आपको मालूम है नोएडा एक बड़ी इंडस्ट्रियल हब है। बहुत सारी कंपनियां नोएडा में हैं। आपको IMT मानेसर के बारे में पता होगा, गुड़गांव के नजदीक बहुत बड़ा इंडस्ट्री का हब है। आपको बेंगलोर की इंडस्ट्री के बारे में पता होगा, आपको चेन्नई की इंडस्ट्री के बारे में पता होगा, आपको सिद्धपुर हरिद्वार के पास बड़ी इंडस्ट्री है उसके बारे में पता होगा। इसी तरीके से हिमाचल का जो एरिया है कालाबाग, यहाँ पर काफी इंडस्ट्री है। तो कुल मिला के ये है, अगर आप हिंदुस्तान की दशा बदलना चाहते हैं, देखिए हम कागजी कार्रवाई पे बात ना करके हमें हकीकत पे बात करनी पड़ेगी। मुझे पता है आज योगेश जी जम्मू कश्मीर में बैठकर जॉब कर रहे हैं, इसका मतलब वो दिल्ली में रहने वाले हैं, दिल्ली में भी जॉब कर सकते थे। बिहार के लोग आकर दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, तमिलनाडु के लोग आकर इधर जॉब ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट का जो काम पिछली सरकारों में होता रहा, वो पिछले 10 साल में आप मुझे एक इंडस्ट्री नहीं बता सकते। इतने बड़े हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े काम हो गए जो बताए जाते हैं, लेकिन पल्लवी जी हम जो सवाल कर सकते हैं वो देखिए मौजूदा सरकार से कर सकते हैं, क्योंकि हालात बदलने के लिए सरकार जिम्मेदार होती है। तो आप मुझे कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, गुजरात से लेकर आसाम तक एक नई इंडस्ट्री कहीं डेवलप हुई हो तो आप मुझे उसका नाम नहीं बता सकते। इंडस्ट्री डेवलप होने का मतलब होती है लाखों लोगों को जॉब मिलना, तो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत होना। लेकिन वो चीजें नहीं हुई है। ठीक है, हम डिस्कशन करते हैं, हम विश्व गुरु भी अपने देश को बता सकते हैं, हम विकसित भारत बता रहे थे, अभी तक चुनाव से पहले विकसित हो गया था हिंदुस्तान, लेकिन अभी 2047 तक का टारगेट रख दिया गया है। देखिए एक चुनावी भाषा होती है, ये नेताओं की अपनी भाषा होती है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। लेकिन हकीकत यह है योगेश जी, हमें विकसित भारत होने में बहुत काम करने की जरूरत है, बहुत वक्त लगेगा इन चीजों में। और जिन बातों को हम बोलते हैं उनको धरातल पर उतारने की जरूरत होगी, केवल कागजों पर। वोट की आती है योगेश जी, जो बात वोट की आती है, देखिए वोट का डिपेंड करेगा, हर जगह की अलग अलग स्थिति है। कहीं मैंने आपको बताया चुनावी समीकरण है, कहीं जाट का किसी के साथ क्या कॉम्बिनेशन बैठता है, कहीं मैटर होता है कि क्राइम बहुत ज्यादा था, क्राइम कम हो गया, उसके ऊपर वोट मिलेगा।
किसी की आस्था राम मंदिर में है, वो राम मंदिर के ऊपर वोट करेगा। किसी की आस्था हो सकती है धारा 370 में, वो 370 के ऊपर वोट करेगा। और कोई वोट करेगा इस चीज के ऊपर कि नफरत बढ़ रही है, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, तो ये चीजें ना, कोई सीए के ऊपर वोट करेगा। तो बिल्कुल अलग अलग मुद्दे हैं समाज के बीच में, लेकिन कौन सा मुद्दा हावी पड़ेगा यही तय करेगा चुनाव की दिशा और दशा। इसके साथ ही कौन सी सत्ता पर कौन सी पार्टी काबिज होगी, ये मुद्दे ही डिसाइड करेंगे। बहरहाल आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए बहुत और शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो लगातार सभी राजनीतिक दलों की तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है और आज चुनाव पहले चरण का आपसे कुछ ही देर में थम चुका होगा। और आपको बता दें कि 19 अप्रैल को मतदान होगा, लेकिन मतदान ये 19 अप्रैल को पहले चरण किसके पक्ष में जाता नजर आएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। नमस्कार।